ओके, गुड मॉर्निंग। कॉपी में ये लिखिए, चैप्टर 3, chapter name is Lean System and Innovation. Lean System and Innovation. Number 1, Lean System and 7 wastes. तो इसमें 7 वेस्ट का नाम लिखना पड़ेगा आपको, जगह छोड़ दीजिए। नंबर 2, 6 techniques of waste reduction. 6 techniques of waste reduction. ये सब आप लोग संग संग बना रहे हैं ना, पुराना चैप्टर्स का हो गया तो हाँ, पेंडिंग मत छोड़िएगा एकदम भी, फिर भूल जाएंगे सब, एकदम दिमाग से निकल जाएगा, वापस जीरो पे चले जाएंगे। 6 टेक्निक्स ऑफ वेस्ट रिडक्शन। इसमें नंबर 1 JIT, सब नाम सुना सुना आपका। नंबर 2 काइजन। नंबर 3 5S। नंबर 4 टोटल नंबर 4 लिखिए सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग। हाँ, थोड़ा थोड़ा तो लिख देंगे ना इसके बारे में, 2-2 लाइन छोड़। 5th टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस के अंदर 4 फेजेस, तो 4 फेजेस का जगह छोड़ना है। 8 पिलर्स, उसका जगह छोड़ना है। 4 फेजेस के बाद 8 पिलर के नाम आएंगे। फिर ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस, शॉर्ट में OEE, उसका जगह छोड़ना है। और TQM एंड TPM, TQM एंड TPM। लिखा। नेक्स्ट नंबर 6 है इसमें, 6 सिग्मा। Now 6 sigma we are not studying in this chapter because we have already done it in chapter 2. ये आप समझ लीजिए, थोड़ा बहुत यहाँ पे आएगा, थोड़ा बहुत यहाँ पे आएगा, एक बार रहने देते हैं। ये हुआ नंबर 2 पूरा, 6 टेक्निक्स ऑफ वेस्ट रिडक्शन। जैसे you might be asked a separate question on what are several ways of lean system or what are several ways of several techniques of waste reduction. एक कंपनी लीन सिस्टम में चेंज होना चाहता है as compared to traditional system. Can you suggest different techniques of implementing the lean system? Then you'll have to describe about 6 of them.
Next, third is JIT. जिसमें उसका डेफिनेशन, जिसमें उसका प्रोसेस ऑफ JIT, जिसमें तीन बात आएगा, एक रॉ मटेरियल रिलेटेड, फिर 5-6 लाइन छोड़ के WIP रिलेटेड, फिर अकाउंटिंग रिलेटेड, फिर 5 फीचर्स ऑफ JIT, तो 5 लाइन लगेगा, फिर प्री रिक्विजिट्स ऑफ JIT, फिर impact of JIT on product price, overheads and wastes. 5 features of JIT, prerequisites of JIT, impact of JIT on product price, overheads and wastes. Then performance measurement under JIT. Performance measurement under JIT. इसके अंदर 8 पॉइंट्स है, 8 पॉइंट है. We have 8 points inside it. After this, back flushing, then we have third नहीं, fourth है क्या? JIT के बाद Kaizen. Now in Kaizen we have principles of Kaizen. Leave some space, 6-7 lines, and then Kaizen versus standard costing. Kaizen versus standard costing. इसमें 3-4 पॉइंट आएंगे. फिर फिफ्थ 5S, and its application. Sixth, cellular manufacturing. देखिए, सबका बेसिक्स तो आप वहां पे लिख लेंगे थोड़ा थोड़ा, समझ गए क्या? यहाँ पे जो मैंने बोला ना, 2-2 लाइन छोड़ते जाना, तो आइडिया इज राइट बेसिक्स हियर, कि 1-2 लाइन में सिनॉप्सिस कि व्हाट इज इट अबाउट. टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस का मैंने यहाँ पे ब्रेकअप दे दिया, तो मैं वापस यहाँ पे टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस इलेबोरेट नहीं कर रहा हूं. सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग में यू हैव टू अंडरस्टैंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड इट्स कॉस्ट एंड बेनिफिट्स, यानी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. देन आफ्टर दिस, 7th is Six Sigma.
सिक्स सिग्मा का कॉन्सेप्ट चाहिए। सिक्स सिग्मा का मेथोडोलॉजीज में दो नाम आता है, एक DMAIC और दूसरा आता है DMADV। देन एट्थ है प्रोसेस इनोवेशन, एंड नाइन्थ है BPR, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, जिसके आपको 4 कंपोनेंट्स मिलेंगे और उसके प्रिंसिपल्स मिलेंगे। 4 कंपोनेंट्स एंड प्रिंसिपल्स। हो गया भैया तैयार। 4 कंपोनेंट्स एंड प्रिंसिपल्स। ये लिस्ट तैयार हो गया। पुराना जो आप लोग बनाए हैं मुझे दिखा के जाइएगा आज, देखो तो कितना लिखा आपने। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं लीन सिस्टम। लीन सिस्टम देखिए यहां पे भी एक बहुत बढ़िया चार्ट बना हुआ है, आप देखेंगे तो बुक में, जिसमें लीन सिस्टम के सारे टेक्निक्स का क्लियर चार्ट बताया है ये लोग। ये मतलब बहुत चार्ट में ये एक चार्ट बहुत एग्जॉस्टिव लगता है। चार्ट तो इन्होंने हर चैप्टर में ही दिया है, बट दिस सीम्स मच मोर एग्जॉस्टिव। यू सी ऑल द 6 नेम्स आर देयर, जैसे 1 JIT, 2 Kaizen, 3 5S, 4 टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, 5th सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग, 6th सिक्स सिग्मा, एंड देन इनोवेशन इन BPR में प्रोसेस इनोवेशन एंड बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, है ना। फिर लीन सिस्टम में भी देखिए नीचे में आके लोग 7 वेस्ट भी बता दिया, मतलब दिस इज ऑल्सो एन एग्जॉस्टिव चार्ट। 6 सिग्मा में ये लोग देखिए वो DMAIC और DMADV का नाम भी बता दिया, मतलब दिस इज एन एग्जॉस्टिव चार्ट। एग्जॉस्टिव मतलब सब कुछ कवर करता है। एग्जॉस्टिव माने इट कवर्स एवरी डिस्कशन, एवरी हेडिंग, ठीक है। नाउ लीन मतलब होता है, मैंने पहले भी आपको बताया था, व्हाट डज वर्ड लीन मीन्स? वेस्ट। सो व्हेन वी आर सेइंग लीन सिस्टम, व्हाट डज इट मीन? अ सिस्टम वेयर वेस्ट कैन बी रिड्यूस्ड, अ सिस्टम टू रिड्यूस वेस्ट। तो obviously there is a need to define waste. So lean system considers waste as any unnecessary activity. अच्छा, वेस्ट मतलब हम लोग कबाड़ सोचते हैं, कचरा सोचते हैं, स्क्रैप सोचते हैं, बट लीन सिस्टम बोलता है एनी अननेसेसरी एक्टिविटी इज योर वेस्ट। फालतू का जो काम आप कर रहे हो अपने मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में, that is a waste. Like you have also read with me in value chain, there is something called as non-value adding activity. All non-value adding activities are nothing but waste. Non-value adding activities are nothing but waste. A system to reduce waste, any unnecessary activity or non-value adding activity has been construed as waste. Now, lean system has defined 7 different types of waste. Okay, क्या क्या waste के दायरे में cover up हो रहा है? So there are 7 names. You see this chart?
सो 7 नेम में से यहां से शुरू करते क्लॉकवाइज। 1 ओवर प्रोडक्शन, नंबर 2 है ओवर प्रोसेसिंग, नंबर 3 है मोशन, वेटिंग, इन्वेंट्री, ट्रांसपोर्टेशन, डिफेक्ट्स। 7 नाम है। ओवर प्रोडक्शन मतलब क्या हुआ? हाँ, मतलब प्रोडक्शन ग्रेटर देन सेल्स। जीआईटी सिस्टम को याद कर लो, आपको समझ में आ जाएगा कि जीआईटी कैसे ये वाला वेस्ट को रिड्यूस किया। पुल सिस्टम में, पुल सिस्टम मतलब जितना ऑर्डर आएगा उतना ही बनाएंगे। देन ओवर प्रोसेसिंग मतलब क्या हुआ? ओवर प्रोसेसिंग मतलब ये नहीं कि जला देना, जैसे घर में खाना ओवर प्रोसेस हो गया, ऐसा नहीं। ओवर प्रोसेसिंग मतलब हैविंग unnecessary activities in your value chain, that is extra non value adding activities existing, non value adding activity exists मतलब प्रोसेसिंग में टाइम ज्यादा लग रहा है। नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज एग्जिस्ट। नाउ मोशन मतलब मोशन इज कनेक्टेड टू फिजिकल लेबर। फिजिकल लेबर वर्क अगर ज्यादा हो रहा है या एक्सेस हो रहा है तो उसको बोल रहे हैं मोशन वेस्ट है ये, एक्सेस फिजिकल लेबर वर्क। इफ ए वर्कर हैज टू मूव मोर टू डू अ वर्क, देन देयर इज अ वेस्ट। एक छोटा सा काम के लिए अगर वर्कर को यहां से वहां जाके, वहां से यहां जाके आना पड़ता है तो दैट इज अ वेस्ट। एक छोटा सा काम के लिए वर्कर को अपना बॉडी को बहुत ज्यादा ट्विस्ट करना पड़ रहा है, दैट इज अ वेस्ट। Then waiting is what? Waiting for? Waiting here means कि प्रोसेस 1 ने ज्यादा बना दिया, प्रोसेस 2 में कैपेसिटी कम है, तो इट इज प्रोडक्ट्स वेटिंग फॉर नेक्स्ट स्टेप। प्रोडक्ट्स वेटिंग फॉर नेक्स्ट स्टेप बिकॉज नेक्स्ट स्टेप का कैपेसिटी थोड़ा सा लो चल रहा है। इससे WIP इन्वेंट्री आ जाता है। इट एक्चुअली ब्रिंग्स WIP इन्वेंट्री। ओके, देन इन्वेंट्री मतलब ऑल सॉर्ट्स ऑफ इन्वेंट्री। ऑल सॉर्ट्स ऑफ इन्वेंट्री आर कंसिडर्ड वेस्ट, मतलब रॉ मटेरियल का इन्वेंट्री भी, WIP का इन्वेंट्री भी और फिनिश गुड्स का इन्वेंट्री भी, ऑल आर वेस्ट। ट्रांसपोर्टेशन मतलब डोंट कंसिडर इट फ्रॉम फैक्ट्री टू कस्टमर स्पॉट, यू कंसिडर इट इज विद इन द फैक्ट्री। ट्रांसपोर्टेशन विद इन द फैक्ट्री, अननेसेसरी मूवमेंट ऑफ गुड्स विद इन द फैक्ट्री। ट्रांसपोर्टेशन वर्ड हियर इज टू इंडिकेट ट्रांसपोर्टेशन विद इन द फैक्ट्री, नॉट आउटसाइड द फैक्ट्री। देखिए, आउटसाइड द फैक्ट्री मे नॉट बी वेस्ट, बिकॉज इफ यू डोंट टेक द गुड्स आउटसाइड द फैक्ट्री, how will the customers buy it? It's not possible for customers to come to factory to pick it up. Okay. And lastly, defects is naturally understandable. The scrap generated, or if you have to do rework and all after production, that is a waste. So you have to remember the 7 names. The fact is you have to remember 7 different types of waste. 7 different types of waste are overproduction, overprocessing, defects, motion, waiting of products before the next step, inventory, any kind of transportation। हो गया? ठीक है, ये देखो अभी याद है, अभी फ्रेश है ना, फर्स्ट टाइम है, बट धीरे धीरे मेमोरी थोड़ा सा लैप्स होगा, उस समय आपको थोड़ा रिवीजन करके रिकैप करना पड़ता है। ब्रीफ आइडिया हमेशा आपको हर चीज का रहेगा, बट एग्जाम में एक्यूरेसी चाहिए। मतलब 7 नाम मतलब पूरा 7 नाम आपको याद है। अब आप 4-5 लिख के छोड़ देंगे तो एग्जामिनर समझ जाता है कि ये अंदाजा मार रहा है। तो इसीलिए मेरा कहना यही है कि ये जो थ्योरी आप पढ़ रहे हैं, इसको डेडिकेटेड टाइम 2-3 दिन का देना पड़ेगा। पहले बोलते थे 1 दिन कर लेने से भी चलेगा, बट अब 2-3 दिन का देना पड़ेगा, तब ये थ्योरी मैनेजेबल है।
But again, everything depends on what our model test paper suggests or what our first exam of this new syllabus suggests. Okay, next. इनके लीन सिस्टम के प्रिंसिपल्स हैं. लीन सिस्टम के प्रिंसिपल्स हैं जो बोलता है कि वेस्ट रिडक्शन करने का उसूल क्या है, या प्रिंसिपल्स ऑफ लीन सिस्टम क्या है कि परफेक्ट फर्स्ट टाइम क्वालिटी आना चाहिए. ये बात हम लोग पहले भी पढ़े थे. कहां पे? टीक्यूएम में, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में भी यही पॉइंट मैंने रेज किया था. योर प्रोडक्शन शुड बी परफेक्ट इन द फर्स्ट टाइम ओनली. देन वेस्ट मिनिमाइजेशन, यानी वही 7 वेस्ट, 7 काइंड्स ऑफ वेस्ट मिनिमाइज करना आपको. Continuous improvement obviously, and flexibility means you should be able to produce as per the requirement of the customers, otherwise you will make up inventories. Flexibility in manufacturing system. Flexibility in manufacturing system. Then characteristics of lean manufacturing is, you can say these are again you can say opposite of waste. अब वेस्ट को कम करने के लिए आप जो सिचुएशन अल्टीमेटली डेवलप करोगे वो क्या होगा? जीरो वेटिंग टाइम, जीरो इन्वेंट्री, पुल प्रोसेसिंग, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ प्रोडक्शन. कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ प्रोडक्शन में वो वेटिंग टाइम था ना, उसको एलिमिनेट कर दिया. जीरो वेटिंग वापस उसी को ही इंडिकेट कर रहा है. ठीक है. कंटिन्यूअस फाइंडिंग वेज ऑफ रिड्यूसिंग प्रोसेस टाइम. तो इट्स ऑब्वियस टू राइट कैरेक्टरिस्टिक्स में यू कैन बेसिकली राइट कि व्हाट शुड बी द फोकस एरिया. ये रिपीटिशन जैसा लगता है, मतलब इट इज नॉट हैविंग एनी न्यू फाइंडिंग हियर. नाउ नेक्स्ट इज योर JIT. JIT we have done already in class in good detail, so I don't find much reason to do it again with you, but I will discuss the core points what has been discussed here. ठीक है. तो सीमा का डेफिनेशन JIT का ये क्लास में भी पढ़ाते हैं. एक बार आप फिर से पढ़ लीजिएगा कि JIT किस बारे में. JIT का 2 विंग होता है, एक JIT प्रोडक्शन, JIT परचेजिंग. JIT प्रोडक्शन इज एम्ड टू रिड्यूस फिनिश गुड्स एंड WIP इन्वेंट्री, एंड JIT परचेजिंग इज एम्ड टू रिड्यूस रॉ मटेरियल इन्वेंट्री. ठीक है. अब यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है. दिस चार्ट इज बेसिकली समरी ऑफ द फिलोसॉफीज दैट वी आर गोइंग टू स्टडी. मैंने देखिए वहाँ पे ऊपर में बताया था JIT का प्रोसेस में, आपको ऊपर समरी लिस्ट में दिया. JIT का प्रोसेस में 3 पॉइंट है. एक रॉ मटेरियल को लेकर, एक WIP को लेकर और एक अकाउंटिंग को लेकर. तो पहला पॉइंट JIT का शुरू हो रहा है ये रिलेटेड टू रॉ मटेरियल इन्वेंट्री. रॉ मटेरियल इन्वेंट्री को लेकर इन्होंने क्या क्या सिखाया मैं आपको शॉर्ट में बताते जाऊंगा. हर एक पैराग्राफ में एक एक समरी है. ठीक है. इसमें इन लोगों ने सप्लायर के साथ ऐसा अरेंजमेंट किया कि हम लोग बगल वाले सप्लायर से खरीदेंगे. इफ यू रिमेंबर ये सब डिस्कशन, क्लोज कॉन्टैक्ट विद सप्लायर होना चाहिए, और हम लोग उनसे लॉयल्टी मेंटेन करेंगे, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रखेंगे. अब उसके बाद सप्लायर को ये बोला जाएगा कि आप डिलीवर करो सीधा हमारे प्रोडक्शन फ्लोर पे. नॉर्मल सिस्टम क्या होता था कि आप डिलीवरी करो स्टोर्स में, स्टोर्स वाला प्रोडक्शन में पहुंचाएगा. इनको ये वेस्ट लगता था. ये बोलते थे स्टोर्स वाला वापस प्रोडक्शन को पहुंचाएगा, मूवमेंट होगा. इससे अच्छा सप्लायर को बोलेंगे सीधा आप मशीन के सामने जाके गिराओ जहां पे उसका जरूरत है. अगर हमारा प्रोडक्शन फ्लोर 1 किलोमीटर बड़ा है तो सप्लायर को दिखा देते थे कौन सा मटेरियल किस फ्लोर पे लगता है. तो आपको जो ऑर्डर किया गया है वो डिलीवर सीधा फ्लोर पे होना चाहिए, जिससे हमारा कोई आदमी स्टोर से फिर फ्लोर तक ले जाने के लिए नहीं चाहिएगा. ठीक है. तो दूसरा चीज इन्होंने बोला कि सप्लायर को ये भी बोलो कि एग्जैक्ट डेट और एग्जैक्ट टाइम पे डिलीवर करेगा. अब पहले नहीं देके जाएगा. पहले देके जाएगा तो मेरा बुक्स में इन्वेंट्री आ जाएगा. एग्जैक्ट डेट और एग्जैक्ट टाइम भी मेंटेन करेगा कि इतना बजे हमें चाहिए, तो हम लोग भी इतना डिसिप्लिन से प्रोडक्शन चला रहे होंगे कि उस टाइम पे ही हमें मटेरियल का जरूरत होगा और उस समय वो लेके रेडी रहे. तो बहुत ज्यादा डिसिप्लिन लग रहा है, बट ये लोग कर पाते थे तभी तो आगे निकले. मतलब यहाँ पे पॉइंट आ रहा है डिलीवर
ऑन एग्जैक्ट डेट एंड टाइम। ये फर्स्ट इसके बारे में बात कर रहा है। सेकंड वाला पॉइंट आ रहा है डिलीवरी सीधा प्रोडक्शन फ्लोर पे, सीधा प्रोडक्शन फ्लोर पे डिलीवर। अब देखिए उसका वर्ड्स भी दिख जाएगा, स्ट्रेट टू प्रोडक्शन फ्लोर। तीसरा, हम लोग चेक नहीं करेंगे आप क्या भेज रहे हैं, आप भी चेक करके देंगे। सप्लायर टू इंस्पेक्ट, सप्लायर टू इंस्पेक्ट। हाँ, हमारा स्टाफ जाके ये जरूर है कि सप्लायर का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस दिखाएगा कि वो ठीक से बनाना जानता है कि नहीं जानता है। ये एक अच्छा पॉइंट यहाँ पे रेज किया गया कि इन लोग अपना आदमी को भेज देंगे सप्लायर के यहाँ पे, जाके देख के तो ठीक से लोग करता है कि नहीं करता है, क्या मशीन यूज करता है, इन लोग को काम आता है कि नहीं आता है, नहीं तो बार बार चेक कौन करे। सो our engineering, instead the engineering staff must visit supplier site and examine their process. Supplier to inspect raw material and we to inspect supplier process. We to inspect what? We to inspect supplier process. Supplier to inspect raw material and we to inspect suppliers process. फिर अब सप्लायर का और भी डिलीवर करने के बाद सप्लायर रिलेटेड एक्टिविटीज क्या होता था, फिर गुड्स उसको चेक करो, चेक करने के बाद उसको एक रिसीट इशू करो, फिर सप्लायर क्या करेगा, ट्रेडिशनल सिस्टम में एक इनवॉइस छोड़ के जाएगा, फिर इनवॉइस को मिलाओ कि जो ऑर्डर किया था और जो गुड्स आया उससे मैच हो रहा है कि नहीं, फिर इनवॉइस को पेमेंट के लिए अप्रूव करो, फिर पेमेंट करो। कितना एक्टिविटी था, वो सब के लिए इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज का इस्तेमाल किया। इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज मतलब समझो एक बार कोड स्कैनर लेके बैठा हुआ है, कहाँ पे, प्रोडक्शन फ्लोर में। तो जैसे ही सप्लायर ने फ्लोर पे डिलीवर किया, वो बार कोड से स्कैन कर लिया क्या क्या आया है, बस खत्म। सप्लायर से कोई चालान वालान, कोई रिसीट नोट इशू किया नहीं जाएगा, कुछ भी उससे मान लीजिए और बातचीत होगा ही नहीं, इनवॉइस कुछ नहीं लेंगे उससे, समझे। प्रोडक्शन फ्लोर पे बस आदमी स्कैन कर लिया तुम क्या क्या लेके आए हो, अगर उसको लगा कि ये खराब आ गया तो वहीं पे रिटर्न कर देगा, स्कैन नहीं करेगा उसको, और जो जो एक्सेप्ट हुआ उसको स्कैन करके छोड़ देगा। सप्लायर जी आप जाइए, अरे कुछ तो साइन करके दिए, साइन वाइन कुछ नहीं करना है, हम लोग स्कैन कर लिया, अब वो हमारे सिस्टम में चला गया। हमारे सिस्टम में कोई परचेज ऑर्डर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। पहले क्या होता था, परचेज ऑर्डर से उसको टैली करो, भाई आया है तो ऑर्डर हुआ ही होगा, कॉन्सेप्ट सिंपल है। अब वो इकट्ठा करके महीना में एक बार पेमेंट कर देंगे, ऑटोमेटिक ही ट्रांसफर हो जाएगा, आपको माथा नहीं लगाना। मतलब वापस पेबल को लेके प्रोसेसिंग नहीं करेंगे, दैट वाज कंसिडर्ड एज वेस्ट। ठीक है। So as soon as suppliers certify for their delivery and quality, the concern must install a system which may be as simplistic as a fax machine or as advanced as an EDI, electronic data interchange, or linked computer system that tells suppliers exactly how much of which parts are to be sent to the company. अब EDI से you remember supply chain में 3 काम था supply related, e-sourcing, ई परचेजिंग एंड ई पेमेंट। तो सोर्सिंग तो हो ही चुका है, सोर्सिंग मतलब आइडेंटिफाइंग द सप्लायर तो हो चुका है, अब ई परचेजिंग और ई पेमेंट इसी से होगा। इसमें हम लोग अब इनसे इनवॉइस नहीं मांगते हैं, आपने जो भेजा उसी को लेके आपका इनवॉइसिंग करवा देते। फिर एक और ड्राइवर्स को ड्राइवर्स देन ब्रिंग स्मॉल डिलीवरीज of product to the company, possibly going to the extreme of dropping them off at the specific machine that will use them first. अब आपको छोटा छोटा डिलीवरी लाना पड़ेगा। ड्राइवर्स वर्ड उतना जच नहीं रहा यहाँ पे, सप्लायर्स वर्ड जच रहा है। सप्लायर्स देन ब्रिंग स्मॉल डिलीवरीज ऑफ प्रोडक्ट टू द कंपनी, possibly going to the extreme of dropping them off at the specific machine that will use them first. कहां तक ड्रॉप करके आना है वो इन लोग बता रहे हैं। ठीक है।
सो दिस वॉज अबाउट रॉ मटेरियल रिलेटेड। ठीक है, इसमें बस जो हम लोग क्लास में नहीं डिस्कस किए थे और यहाँ डिस्कस कर रहे हैं भी, वो है ईडीआई का कॉन्सेप्ट। क्लास में भी बाकी सब ब्रीफ सिनॉप्सिस आपको दिया ही गया है, अभी ईडीआई को भी एक इन्फ्यूज कर दिया कि सप्लायर से कोई इनवॉइसिंग वगैरह नहीं करेंगे हम लोग, कोई इनवॉइस देने भी नहीं बोलेंगे, ना इनवॉइस लेंगे ना समझेंगे। भाई जो रिसीव हुआ उसी को स्कैन करके हमारा सिस्टम समझ लेगा कि ये आया है और उसी को कंसोलिडेट करके हम लोग उसको पे कर देंगे। ठीक। नाउ प्रोसेस इन विच कंपनी रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, दिस इज पार्ट बी, इसका सेकेंड पार्ट वर्क इन प्रोग्रेस को लेके बता रहे। अब देखिए इतना बड़ा पैरा पढ़ना एक पेनफुल अफेयर है, तो इसके लिए मैंने क्या किया, पूरा समरी आपको बता देता हूं। इस पैरा में ये बोल रहे हैं लोग कि मेन इनका कंसर्न है सेटअप टाइम कम करो, रिड्यूस सेटअप टाइम, सेटअप टाइम कम करो। इफ यू रिमेंबर द वीडियो दैट वी सॉ यस्टरडे, उस वीडियो में एक पॉइंट आया था टोयोटा कंपनी का, जब दिखा रहा था तो उन्होंने बोला था इन लोगों ने डाई चेंजर का कॉन्सेप्ट रखा, जो डाई को चेंज कर देता था 2 से 3 घंटा में, जबकि फोर्ड में वो काम 2 से 3 दिन में होता था। उसी को सेटअप टाइम बोल रहे हैं। सेटअप टाइम मीन्स एक मशीन में आज एक डाई बैठाकर कुछ बनाया जा रहा है, तो थोड़ी देर बाद कुछ और बनाना है उसमें, तो डाई चेंज करना पड़ेगा, तो दैट वाज सेटअप टाइम, उसको रिड्यूस करना है। अब वहां पे तो वीडियो क्लिप में तो वो बता रहे थे बस इन्होंने ऐसा किया, बट कैसे किया वो यहाँ पे बता रहे। कैसे किया वो बोलते हैं, यहाँ पे जो पैरा है ये बता रहा है कि इन्होंने बहुत सारे वीडियो टेप्स बनाए, और वीडियो टेप्स बनाए दोस्तों, आपको जो इतना यूनिक वीडियोस देखने को मिला, उसमें क्लिप्स को जोड़ जोड़ के बनाया गया था वो, मतलब उस जमाने में ये लोग एक्चुअली फैक्ट्री में वैसा वीडियो टेप्स बनाते थे। जो उस वीडियो क्लिप बनाने वाले को मिला तो उसने जोड़ जोड़ के एक डॉक्यूमेंट्री बनाई। करेक्ट। किस लिए बनाते थे? फैक्ट्री में कैमरा शूटिंग क्यों करते होंगे? द ऑब्जेक्टिव इज टू स्टडी हाउ दे कैन फर्दर रिड्यूस टाइम। ठीक है, तो द पॉलिसी हियर वाज दे यूज्ड टू मेक वीडियो टेप्स to study step reduction for setups। इसके बारे में यहां पे लिखा हुआ देखो, मेकिंग अ वीडियो टेप ऑफ अ टिपिकल सेटअप। ये देखिए मिल जाएगा आपको। देखो मेरा उद्देश्य ये है कि आपको छोटा करके समझा देना और कीवर्ड्स बता देना, जिससे कि आप अगला बार टाइम इन्वेस्ट करें इसको थोड़ा सा मेमोराइज करने में, नहीं तो अगली बार फिर से पढ़ के वापस तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, फिर इसको आप यहां पे देख सकते हो, टीम ऑफ इंजीनियर्स एंड मशीन यूजर्स एग्जामिन दिस स्टेप्स, स्पॉटिंग एंड ग्रेजुअली एलिमिनेटिंग स्टेप्स दैट कंट्रीब्यूट टू अ लेंथी सेटअप। नेक्स्ट सेकंड पैराग्राफ में देखिए, WIP इन्वेंट्री को कम करने का उपाय एक था सेटअप टाइम। जैसे एक स्टेप हो गया, दूसरा स्टेप में सेटअप चल रहा है अभी तक, तो वेटिंग हो जाएगा ना, तो सेटअप टाइम को कम किया तो काम जल्दी चालू हो गया। अब दूसरा स्टेप में सेटअप होने के बाद भी हो सकता है दूसरा स्टेप थोड़ा सा स्लो हो, या दूसरा स्टेप में काम ज्यादा करना पड़ता है देन फर्स्ट स्टेप, तो ऑब्वियसली फिर से स्टेप 1 के बाद वेटिंग आ जाएगा, या स्टेप 3 आइडल बैठा रहेगा। तो ऐसे समय में क्या करना चाहिए, ये पहले भी सिखाया हुआ है, सबको सिंक्रोनाइज कर देना चाहिए, सबका स्पीड के हिसाब से ही उसको काम दिया जाना चाहिए। जरूरत पड़े तो और स्टेप जनरेट कर लो। जैसे स्टेप 2 में अगर मान लीजिए ज्यादा काम है और उसके कारण स्टेप 3 को वेट करना पड़ रहा है, स्टेप 1 एक्स्ट्रा बना रहा है, तो आपको स्टेप 2 को फर्दर फ्रैगमेंट करना चाहिए, जिससे कि वेटिंग कम हो जाए। ओके, तो इसमें हम लोग बोल रहे हैं सिंक्रोनाइज स्पीड ऑफ डिफरेंट मशीन्स, स्पीड ऑफ डिफरेंट मशीन्स। जिसके लिए सिंक्रोनाइज करने के लिए जापानीज सिस्टम में एक था कि जैसे स्टेप 2 जब
खत्म करने लगे तब स्टेप 1 को बोलो तुम बनाना। स्टेप 1 कब बनाएगा? जब स्टेप 2 का हाथ का काम खत्म होने लगे। ऐसा नहीं कि स्टेप 1 का हाथ का काम खत्म तो स्टेप 1 बनाना शुरू। स्टेप 2 में ब्लॉकेज आ रहा है ना, उधर काम ज्यादा है, तो स्टेप 2 जब तक इंस्ट्रक्शन नहीं देगा तब तक स्टेप 1 नहीं बनाएगा। इसको बोलते हैं an instruction that is going from downstream to upstream to produce, which was in Japanese name called as Kanban card. In that a downstream machine sends to each machine that needs its parts, authorizing the production of just enough components to fulfill the production requirement. ये क्लास में भी हुआ था। Kanban. Kanban is an authorization. Kanban is what? A notification, an authorization to produce. जो बिजी स्टेप जो है या जिसमें ज्यादा लोड है वो भेजता है प्रीवियस स्टेप को कि अब आप बनाओ, हम लोग का हाथ खाली होने वाला है। ठीक है, कैनबैन इज एन ऑथराइजेशन बाय डाउनस्ट्रीम स्टेप टू अपस्ट्रीम स्टेप्स। नंबर 20 सेकंड इज, देखिए एक और इन्होंने काम किया कि सिमिलर एक्टिविटीज को और सिमिलर मशीन्स को एक ही जगह ले आइए, ग्रुप करिए। ग्रुप करने से फायदा क्या है? अच्छा, इसी ग्रुप वाला कॉन्सेप्ट को हम लोग सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं, जो ऑलरेडी एक टॉपिक बन के भी आने वाला है। सिमिलर मशीन्स को ग्रुप करिए। ग्रुप करने से जो वर्कर है उसको ज्यादा मूव नहीं करना पड़ता। तो इससे ये देखा गया कि एक स्टेप में आके अगर कोई काम था उसमें 2-3 मशीन रखे हुए थे, अब अलग अलग जगह अगर वो मशीन रखे हुए हैं तो उस स्टेप को करने में टाइम लग जाएगा। तो ग्रुपिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी था। और वो ग्रुप करने का स्टाइल ऐसा था कि कुछ नीचे लगा दिया, कुछ ऊपर लगा दिया, कुछ साइड में लगा दिया, कुछ ऊपर लगा दिया, समथिंग लाइक दैट। एक डिजाइन तैयार किया जाएगा जिससे कि उस स्टेप का काम जल्दी हो जाए। सो ग्रुप मशीन्स इनटू वर्क सेल्स, इसी को हम लोग सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग का कॉन्सेप्ट से जानते हैं, जिसमें हम लोग ग्रुपिंग करते हैं। सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग का कॉन्सेप्ट यही है, सिमिलर मशीन्स आपको इकट्ठा कर लेना चाहिए। ठीक है, सिमिलर मशीन्स आपको इकट्ठा करना चाहिए जिससे कि एक स्टेप फास्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं। देखिए, पहला था मेकिंग वीडियो टेप्स, नंबर 2 था सिंक्रोनाइजिंग स्पीड ऑफ डिफरेंट मशीन्स। नाउ थर्ड आ रहा है टू रिड्यूस वर्क इन प्रोग्रेस। व्हाट दे डिड, they used to have multi-skilled workforce. Now multi-skilled मतलब workers को सारे काम करने पड़ेंगे। If you remember in yes previous video tape also they were saying that workers were supposed to do variety of jobs, cleaning or starting the generators or maintenance also. मतलब they were only asked to do that, and they were only asked to supervise what others are doing, so that they don't need lot of supervisors. If there is any problem, they can immediately stop the machines if they find any problem. Why should a person be there to stop the machine? If workers working there are not comfortable with the quality of the product, or they find something disturbing, they can immediately stop the machine. Multi-skilled workforce में यही बोला जा रहा है कि they can take a call like a maintenance staff, देखिए, spot errors, understand how the entire system flows, and when to halt the production process to fix problems. ये चीज जापानीज ने अपने वर्कर को दिया, ये अधिकार, जबकि फोर्ड ने ऐसा अधिकार अपने वर्करों को कभी नहीं दिया कि आप प्रोडक्शन सिस्टम को स्टॉप करो। ठीक है, इसके लिए ऑब्वियसली वी हैव टू इम्पार्ट ट्रेनिंग टू देम पीरियोडिकली, एंड इससे वर्क सेटिस्फैक्शन भी ज्यादा आने लगा। मोनोटोनस वर्क जो हो जाता था एक ही स्टेप रिपीट कर करके, वो मोनोटोनसनेस कम हो गया वर्करों में। वर्कर वेर सीन मोर एंथुजियास्टिक। यहाँ पे दिया हुआ है मोनोटोनस को लेके, वो लोग का कंटिन्यूअसली क्वालिटी ऑफ वर्क के प्रति दिमाग चलना बंद हो जाता था। ये पुराना अप्रोच है। ट्रेडिशनल अप्रोच इज टू हैव वन एम्प्लॉय मेंटेनिंग वन मशीन विच इज सो मोनोटोनस। तो मोनोटोनसनेस को कम कर दिया बाय हैविंग डिफरेंट लोड फॉर वर्कर्स। एंड फोर्थ, दे आर टॉकिंग अबाउट दिस स्टॉपिंग द मशीन इफ वेन एवर रिक्वायर्ड, जो आपने देखा टोयोटा ने भी किया, और आपको याद हो ह्यूंडई में भी इंजीनियर यही बता रहे थे
कि यहाँ पे भी ऑटोमेटिक इतना होने के बावजूद वर्कर्स को पूरा अधिकार है कि जब भी उनको कुछ गड़बड़ लगे तो असेंबली लाइन को वो स्टॉप कर सकते हैं। और एक्चुअली क्या है, असेंबली लाइन स्टॉप होना इज लाइक जैसे ट्रेन में अपने चलते वो चेन पुल करने का ऑप्शन होता है ना, तो आपको प्रॉब्लम हुआ, आप चेन खींच दिए, तो इमेजिन 19 बॉगीज है, 20 बॉगीज है, उसमें जितने पैसेंजर है सब रुक जाएंगे। तो इट इज अ बिग थिंग, व्हाई यू वांट टू स्टॉप द ट्रेन। इट्स लाइक दैट ओनली। असेंबली लाइन में 200 वर्क स्टेशन काम करे, 200 वर्क सेल काम करे, द लाइन इज रनिंग अप टू किलोमीटर्स। Imagine line is running in kilometers, and if you have stopped here, obviously the entire system will stop for some time. So you should have a strong reason for stopping the machine. Okay, stopping the machines so that they fix it on the spot. और इसमें एक और था, वर्करों को ये भी ट्रेनिंग मोटिवेशन दिया जाता था इन लोगों के यहाँ कि अब ये स्टॉप कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी छोड़ के सिगरेट पीने चले गए, चलो अब अपना काम क्या है, जब चालू होगा तब समझेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सबको पता चल जाएगा कहाँ पे स्टॉप किया गया है, क्यों स्टॉप किया गया है, वो जाके सब एक दूसरे का मदद करेंगे और उस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। स्टॉपिंग डजंट मीन कि जिसने स्टॉप किया वो समझे, सबको वहां जाना होगा एक बार अपना काम छोड़ के, टू फाइंड आउट कि हुआ क्या है, मैटर क्या है, एंड वेयर द प्रॉब्लम इज। वो जरूरी नहीं है कि उसका वर्क सेल में प्रॉब्लम हो, वो प्रॉब्लम कहीं पे भी देखेगा वो स्टॉप कर सकता है, इतना अधिकार उसको दिया गया है। तो इससे क्या वर्कर को भी थोड़ा सा फील आता है कि मैं भी इंपॉर्टेंट हूं, मेरा डिसीजन का भी वैल्यू है। ठीक है, और ये वाला पॉइंट जो है ये यहां से काट दीजिए, गलत है, यहां पे नहीं आएगा, वो नेक्स्ट में रिपीट है। कट कर दीजिए यहां से। Then third is supporting accounting system. This is number C. And supporting accounting system में मैंने आपको बोल दिया वो सप्लायर का अकाउंटिंग कैसे लोग करेंगे, सप्लायर अकाउंटिंग कैसे करेंगे। ये बैक फ्लश सिस्टम जो था उसी को डिस्क्राइब कर रहा है। दे आर डिस्क्राइबिंग देयर अकाउंटिंग सिस्टम एज बैक फ्लश सिस्टम। नाउ व्हाट इज बैक फ्लश सिस्टम, एक बार वापस याद दिला दे क्योंकि वहां पे फिर नहीं पढ़ना पड़ेगा। बैक फ्लश सिस्टम में ये लोग बोलते हैं हम लोग कोई अकाउंटिंग करते ही नहीं, तो कैसे पता चलता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कितना पेमेंट करना है, नहीं करना है। देखिए सप्लायर को क्या बोला गया, कोई चलान वलान मत भेजो, हम लोग भी कोई डॉक्यूमेंट नहीं देगा, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के थ्रू आप जो भेजा उसको स्कैन कर लेगा और उसी के हिसाब से पेमेंट होगा। बट ये तो मतलब तब है जब आपका सिचुएशन बहुत अच्छा है। जेआईटी में ये वाला कब करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बैक फ्लश का वेरिएंट 1, जिसमें यू आर लिटिल प्रोएक्टिव। बट जब इसके भी पीछे जाते हैं और सोचते कि किस तरह से किस तरह से सप्लायर को ट्रीट किया जाता था, तो इन लोग बोलते थे कि हम लोग वो स्कैन अभी नहीं करेंगे, आप जो भेजे वो देख दीजिए, मशीन में चढ़ा दीजिए, जाइए एंड गो होम, तो साइन करके दीजिए, कुछ नहीं करेंगे, विश्वास है तो काम करिए। तो पेमेंट कैसे आएगा, तो पेमेंट ऐसे आएगा कि हम लोग अभी बना लेते फिनिश गुड्स और हम लोग क्या वेस्ट तो होता नहीं है, फिनिश गुड्स यूनिट्स जितना है उस समय हम अब फिनिश गुड्स को स्कैन करेंगे, कितना यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड्स बना उसको स्कैन करेंगे। फिर हमारे पास आपका बिल ऑफ मटेरियल है। बिल ऑफ मटेरियल मींस द डॉक्यूमेंट दैट स्पेसिफाइज द स्टैंडर्ड रॉ मटेरियल that are supposed to be used for 1 unit of finished goods. So if we have got 100 units of finished goods and 1 unit is supposed to take 2 kgs of raw material, so 200 kgs we will assume that we have consumed, and we will also assume that we have purchased that from you and will make that payment to you. But there is a dispute. Obviously there can be dispute. क्या dispute हो सकता है, वो बोलेगा नहीं मैं तो 225 भेजा था, 25 आपका कहाँ हो, आप खोजो। तो फिर जेन्युइनिटी बोलता है ऐसे केसेस में, जब आप इतना सप्लायर को बांध रहे हो तो आप एक बार खाली फिनिश गुड्स को स्कैन नहीं करके एक बार राउंड लगा लो कि कोई स्क्रैप जनरेट हुआ था क्या। तो अगर स्क्रैप जनरेट हुआ तो उसका एडजस्टमेंट आप करिए अकॉर्डिंगली, फिनिश गुड्स के ऊपर उसका एडजस्टमेंट लेकर रॉ मटेरियल का काउंटिंग बढ़ाइए, क्योंकि स्क्रैप के लिए भी मटेरियल आता है। हाँ, एक और थोड़ा सा और आगे जाके जेन्युइनिटी बोलता है कि एक बार देख लीजिए जहां पे वो मटेरियल छोड़ के जाता है सप्लाई, उस फ्लोर पे कुछ इन्वेंट्री रह गया क्या थोड़ा सा, तो उसको भी ऐड कर लीजिए, फिर सप्लायर को कंसोलिडेटेड अमाउंट मंथली पेमेंट कर दीजिए।
इससे क्या हुआ, रिसीवेबल्स रिलेटेड जो अकाउंटिंग सिस्टम था वो सब जीरो हो गया, टाइम बचा, वेस्ट रिडक्शन हो गया, और टाइम ही बचाना इनका मेन खेल था। तो आज भी बोलते हैं कई दफे, अब तो क्या देखिए, ये जब पहले जमाने में आया तो उस समय इतना कंप्यूटर था नहीं, तब ये लोग लगाया, और उस समय मुझे लगता है जमाने की जरूरत ये थी, सप्लायर भी मजबूर था बेचारा, चलो उसको भी विश्वास पे काम करना था कि सप्लायर को लगता था चलो काम तो मिला मेरे को, उसको भी विश्वास पे चलाना था। मतलब जो हम लोग नॉर्मली क्या होता है ना, छोटे बिजनेस को विश्वास पे चलाते हैं, जवान पे चलाते हैं, एक दूसरे का फेथ पे चलाते हैं, वैसे वो लोग चला रहे थे। बट हुआ क्या, जैसे जैसे ये लोग दोनों ग्रो करने लगे, ये लोग अपने बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग किए, ट्रांसपेरेंसी देकर, मतलब सप्लायर को इतना हक था कि आप पूरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट घूम लो, जाओ एकदम इनर तक जाके आ जाओ, जिस मशीन में हम लोग का काम होता है वहां तक देख के आ जाओ, आप खुद गिन लो आके कितना फिनिश गुड्स बना, आप खुद देख लो हमारे यहाँ वेस्ट होता है कि नहीं होता है। इतना ट्रांसपेरेंसी रखा और सब में इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज को इन्वॉल्व कर दिया कि सप्लायर को क्वेश्चंस नहीं आए, इसलिए ये मॉडल चल गया, ठीक है। एंड दैट ओनली दे आर टॉकिंग इन सपोर्ट अकाउंटिंग सिस्टम। जैसे इसका अगर मैं समराइजेशन बोलूं तो इसमें बोल रहा है नो इनवॉइसेस फ्रॉम सप्लायर, monthly consolidated payment, quantity, next point, quantity of material delivered is equal to quantity of finished goods into bill of material into standard material required per unit plus adjustment for scrap plus raw material inventory. ठीक है, तो ये पूरा इतना बड़ा पैराग्राफ आपका सिंप्लीफाई हो गया, सारी कहानी मैंने इसमें तोड़ के आपको बता दी। आगे बढ़े। देन देखिए 5 मेन फीचर्स ऑफ जेआईटी, वो मैंने वहां पे हेडिंग में भी दिया था आपको, 5 फीचर्स ऑफ जेआईटी, कि सेफ मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट रिड्यूस हो जाता है। बोल्ड वाला चीज को देखिए, सब समझ में आएगा। हैंडलिंग कॉस्ट मतलब मूवमेंट फ्रॉम वन मशीन टू अनदर, मटेरियल्स मूव फ्रॉम वन मशीन टू अनदर, ये चीज को इन लोग रिड्यूस कर लेते हैं। कैसे रिड्यूस किए? दिस इज बाय हैविंग दैट सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग कॉन्सेप्ट। सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग का फायदा क्या हुआ कि सिमिलर मशीन ग्रुप किए हुए तो मटेरियल को ज्यादा मूव करना नहीं पड़ता, आदमी को ज्यादा मूव नहीं करना पड़ता, है ना। तो मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट इज रिड्यूस्ड बाय सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग। नंबर 2, हायर एंड रिटेन वर्कर्स हु आर मल्टी स्किल्ड, जिससे कि लेबर आइडल टाइम गेट्स रिड्यूस्ड, क्योंकि उसको खाली बैठने का टाइम ही नहीं मिलेगा। मल्टी स्किल्ड वर्कर मिलने से उसको कहीं पे भी आप एंगेज कर सकते हो। थर्ड, जेटी क्रिएट्स अर्जेंसी फॉर एलिमिनेटिंग डिफेक्ट्स एज क्विकली एज पॉसिबल। फोर्थ, कंपनी कैन रेस्पॉन्ड टू कस्टमर डिमांड फास्टर, बिकॉज इनके यहाँ पे प्रोडक्शन टाइम रिड्यूस करने का कॉन्सेप्ट है।
इन लोगों ने सेटअप टाइम रिड्यूस किया, विच मेक्स प्रोडक्शन इन स्मॉलर बैचेस एंड रिड्यूस इन्वेंट्री लेवल, तो जल्दी से डिमांड मीट कर पाते, तभी तो वो नाम पड़ा जस्ट इन टाइम. दैट्स वाई द नेम just in time exist. That's why the name just in time. Then carefully selected suppliers, fifth feature, delivering high quality of materials in a timely manner, reducing the material receipt time. So material receipt time इन्होंने reduce किया. देखिए अल्टीमेटली रूल था वो 7 वेस्ट जो थे ना, इट इज ऑल टॉकिंग इन द सेंस ऑफ 7 वेस्ट. 7 वेस्ट रिड्यूस हो रहे हैं, आप ऐसा सोचिए. 5 फीचर्स लिखा है बट एक्चुअली 7 वेस्ट रिड्यूस हो रहा है. आप देखिए यहाँ पे, वहां पे मोशन वाला पॉइंट था ना, ये पॉइंट मोशन को सपोर्ट कर रहा है. दूसरा वहां पर वेटिंग टाइम था, वो मान लीजिए इसको इंडिकेट कर रहा है. सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग मोशन. देन डिफेक्ट्स वाला पॉइंट था. देन ओवर प्रोडक्शन वाला पॉइंट था. देन मटेरियल रिसीट टाइम भी वेटिंग को ही एक्चुअली इंडिकेट कर रहा है, या फिर आप इसको रॉ मटेरियल इन्वेंट्री में भी डाल सकते हैं, किसमें भी डाल सकते हैं. इससे मटेरियल रिसीट टाइम कम हुआ ना, तो वेटिंग टाइम पे भी असर आया एज वेल एज इन्वेंट्री पे भी असर आया. मतलब आउटलाइन ऑफ थिंकिंग पता चल गया कि वेस्ट रिडक्शन चल रहा है भाई, सीधा सा बात. जेआईटी का उद्देश्य यही है, लीन सिस्टम. लीन सिस्टम मतलब वेस्ट रिडक्शन. हाँ बोल सकते हैं, यहां पर मोशन भी बोल सकते हैं और ट्रांसपोर्टेशन भी बोल सकते हैं. फर्स्ट वाले में ट्रांसपोर्टेशन एंड मोशन दोनों ही बोल सकते हैं. नाउ एसेंशियल प्री रिक्विजिट्स ऑफ जेआईटी, ये इंपॉर्टेंट है. जैसे ये सब केस स्टडी क्वेश्चन में बहुत हेल्प होता है. इंपॉर्टेंट फॉर केस स्टडी क्वेश्चन. जैसे आपको क्वेश्चन जनरेट करके देगा, एक डेटा पूछेगा, बताओ इस कंपनी को जेआईटी लगाने में फायदा होगा कि नहीं होगा. तो आपको देखना होगा कि उनके यहाँ ये सब क्राइटेरिया मीट होता है कि नहीं. जेआईटी इज फॉर लो वैरायटी ऑफ गुड्स. वेंडर रिलायबल होना चाहिए. गुड कम्युनिकेशन मतलब वही ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है. देन डिमांड स्टेबिलिटी, देन टीक्यूएम, देन डिफेक्ट फ्री मटेरियल, देन प्रिवेंटिव मेंटेनेंस. ये सब अगर आप अपने यहाँ ला पाएंगे तो ही जेआईटी में जाइएगा. जैसे लो वैरायटी, आई थिंक लो वैरायटी एंड वेंडर रिलायबिलिटी आर द क्रीमेस्ट ऑफ पॉइंट्स. लो वैरायटी ऑफ गुड्स होना चाहिए. अच्छा, लो वैरायटी ऑफ गुड्स को ओवरकम किया जा सकता है, और इन्होंने किया. इट कैन बी ओवरकम्ड बाई, rather I'll say high variety of goods can be managed by reducing setup time. Can be managed by reducing setups. आपको याद हो जनरल मोटर का एग्जाम्पल, उन्होंने क्या किया, किस तरह की फैसिलिटी बनाई थी जनरल मोटर में. शेवरले कैसे बना था, कंपटीशन देने आया फोर्ड को. फोर्ड क्या करता था, इतना बड़ा असेंबली लाइन से सिर्फ एक ही मॉडल निकालता था. जनरल मोटर ने छोटे छोटे फैसिलिटीज बनाए, जिससे वो अलग अलग वैरायटी के लिए अलग अलग फैसिलिटीज बना के अलग अलग वैरायटी निकाल लेता था. तो उससे कॉस्ट ज्यादा आता था, बट कस्टमर देने रेडी था क्योंकि उसको नया तरह का वैरायटी मिल रहा था. और यही चीज जब जेआईटी में आया, यानी जापानीज लोग जब यूज किए, तो उन्होंने बाकी और चीजों पे भी ध्यान देकर उसका कॉस्ट भी कम कर दिया. मतलब छोटा छोटा वैरायटी को लेकर ही काम किया और वेरिएशन भी दिया एट लोअर कॉस्ट. देन इंपैक्ट ऑफ जेआईटी सिस्टम ऑन 3 थिंग्स. प्रोडक्ट प्राइस रिड्यूस होगा, ओवरहेड रिड्यूस होगा, वेस्ट कॉस्ट रिड्यूस होगा. ऑल 3 विल गेट रिड्यूस्ड. ऑल गेट्स रिड्यूस्ड.
देन नेक्स्ट, परफॉर्मेंस मेजरमेंट इन जेआईटी। ये इंपॉर्टेंट है कि कैसे आप पता लगाओगे कि आप जो कंपनी चला रहे हो वो सही तरह से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। हाउ विल यू मेजर द परफॉर्मेंस? पहला पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है मशीन यूटिलाइजेशन को लेके। नाउ अंडर ट्रेडिशनल सिस्टम क्या होता था दोस्तों कि मशीन यूटिलाइजेशन पूरा करना ही पड़ेगा, बिकॉज मशीन बहुत एक्सपेंसिव होते थे, कैपिटल बहुत ज़्यादा उसमें चला जाता था, तो लगता था कि उसका पूरा यूज़ निकालने का एकमात्र तरीका यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा देर उसको यूज़ करें और ज़्यादा से ज़्यादा उससे आउटपुट निकाल लें। ये ट्रेडिशनल सिस्टम था कि जस्टिफिकेशन ऑफ हाई इन्वेस्टमेंट इन मशीन्स वुड बी ओनली व्हेन यू प्रोड्यूस मोर एंड मोर फ्रॉम दोज मशीन्स। बट जेआईटी डिड नॉट बिलीव इन दैट। जेआईटी पहले तो बोला कि बड़ा मशीन का जरूरत ही क्यों है, छोटा छोटा मशीन लीजिए और ग्रुप करिए। जब उस पर कैपिटल इन्वेस्टमेंट ही कम है तो उसका जस्टिफिकेशन कम है, और जस्टिफिकेशन कम है तो प्रोडक्शन कम है, प्रोडक्शन कम है तो इन्वेंट्री कम है, वेस्ट रिडक्शन हो गया। ठीक है, तो ये बात को इन्होंने यहां पे बोला है। ऑल्सो मशीन सेल्स इन जेआईटी टेंड टू बी स्मॉलर एंड लेस कॉस्टली, so there is less need to justify the investment in these smaller machines by proving that they have been heavily used. Now another inappropriate measure in any type of piece rate tracking for each employee, जैसे ट्रेडिशनल सिस्टम में वर्करों को मोटिवेट करते थे, प्रोड्यूस मोर, डोंट गिव टाइम टू मच ऑन क्वालिटी बट यू गिव मोर टाइम ऑन क्वांटिटी। ओके, सो द मोर द क्वांटिटी द मोर विल बी योर वेजेस। पीस रेट सिस्टम का आविष्कार ही तभी हुआ था। पीस रेट सिस्टम का आविष्कार ही तभी हुआ था कि आपको रेट पर यूनिट मिलेगा, ना कि रेट पर आवर। तो उससे हुआ क्या, क्वांटिटी ज्यादा क्वालिटी कम। तो क्वालिटी पे रोक लगाने, क्वालिटी पे मान लीजिए इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए लोगों का वापस से पीस सिस्टम को खारिज करना पड़ा। जेआईटी बिलीव्ड मोर रिवॉर्ड ऑन क्वालिटी देन क्वांटिटी। तो इन्होंने परफॉर्मेंस मेजरमेंट क्वालिटी से किया देन क्वांटिटी। ये यहां पे बोल रहा है, ये बोल रहा है एनी पीस रेट सिस्टम, देखिए मिला आपको, अकॉर्डिंगली एनी पीस रेट सिस्टम must be eliminated and replaced with measures that focus instead on quality of output or the number of employee suggestions for improving the system। मतलब क्वालिटी पे रिवॉर्ड करो और सजेशंस ऑन इंप्रूवमेंट पे रिवॉर्ड करो। पीस रेट सिस्टम हटा दीजिए। फिर दूसरा था, ट्रेडिशनली लेबर एफिशिएंसी को ट्रैक करते रहते थे। लेबर एफिशिएंसी मतलब होता है प्रोडक्टिविटी पर आवर। व्हाट इज लेबर एफिशिएंसी? लेबर एफिशिएंसी इज इक्वल टू प्रोडक्टिव पर आवर या प्रोडक्शन पर आवर। मतलब अगेन बात वही हो गई ना, क्वांटिटी। दिस अगेन इंडिकेट्स फोकस ऑन क्वांटिटी विच वाज आवर ट्रेडिशनल मेजर। यही तो ट्रेडिशनल था, विच वाज आवर ट्रेडिशनल मेजर। बट नाउ जेआईटी बोलता है हमें वर्करों को सजेशंस देने में इंगेज करना चाहिए। हमें वर्कर का प्रोडक्टिविटी पर आवर नहीं देखना चाहिए। जो ज्यादा सजेस्ट कर पा रहा है, जो ज्यादा क्वालिटी कॉन्शियस है, उसको रिवॉर्ड करना है। ओके, ये लोग बोलते हैं लेबर एफिशिएंसी ट्रैकिंग इज अनप्रोडक्टिव, इज अ वेस्ट। All this labor tracking is a non-value adding activity। देखिए ओके, लेबर एफिशिएंसी ट्रैकिंग जो था ना, प्रोडक्शन पर आवर, दैट वाज नॉट एन इजी जॉब। प्रोडक्शन पर आवर जानना, अब क्या तो कोई आदमी खड़ा हो जाए वर्कर के पीछे तब देखे कि 1 घंटा में तूने कितना बनाया? तो उसके लिए बहुत सारा सिस्टम बनाना पड़ता था। पंचिंग सिस्टम होता था जिसमें
कोई भी काम शुरू करेगा उसके पहले एक कार्ड डालेगा, समझ गए? कोई भी काम शुरू करेगा उसके पहले एक कार्ड डालेगा, फिर काम खत्म होगा फिर कार्ड निकालेगा, और फिर एक आदमी आएगा वो टाइम कैलकुलेशन करेगा। तो पर्टिकुलरली देयर वर लॉट ऑफ रिसोर्सेज टू अंडरस्टैंड दैट प्रोडक्शन पर आवर, मतलब बहुत सारे टीम लगते थे तो प्रोडक्शन पर आवर पता चलता था, उसको रोकना था। देन नेक्स्ट यू सी यहाँ पे बोल रहे हैं, ये लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि इन्वेंट्री टर्नओवर को बढ़ाना है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपको याद है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो शुड बी हाईएस्ट, और वो तब पॉसिबल है जब आप कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ प्रोडक्शन मेंटेन कर पाते हैं। जैसे टोयोटा जब ये सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया तो उसने 70 टाइम्स अपना इन्वेंट्री टर्नओवर बना लिया अ ईयर। 70 टाइम्स इज अ ह्यूज फिगर। आप लोग रेशियो एनालिसिस पढ़े हैं, किसी सब में 70 टाइम इन्वेंट्री टर्नओवर नहीं आता था, जबकि कॉमन चलता है इंडस्ट्री में 2 से लेके 10। देखिए ना, टोयोटा हैव बीन नोन टू एक्सीड 70 पर ईयर एज अपोज टू 2 to 10 पर ईयर बाय अदर कंपनीज। दूसरा इन्होंने बोला सेटअप टाइम रिड्यूस करना है, वो तो वापस रिपीट हो रहा है, ठीक है, इसी के अंदर चल रहा है ये। ए इन्वेंट्री टर्नओवर, बी सेटअप टाइम। तीसरा इन्होंने बोला कस्टमर कंप्लेंट्स को रिड्यूस करिए। कस्टमर्स का जब कंप्लेन आता है शुड बी ग्रीटेड विथ ग्रेवेस्ट कंसर्न एंड इन्वेस्टिगेटेड इमीडिएटली। चौथा स्क्रैप के ऊपर फोकस करिए, लिटिल वेस्ट शुड बी जनरेटेड बाय द सिस्टम। नंबर ई कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। इफ यू रिमेंबर टीक्यूएम में सिखाया गया था कॉस्ट ऑफ क्वालिटीज, अप्रेजल कॉस्ट, प्रिवेंशन कॉस्ट इनकर करके आप इंटरनल फेलियर कॉस्ट और एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट को कम करते हैं। तो यहां पे ये बोलता है कि कॉस्ट ऑफ क्वालिटी को कंटिन्यूअसली ट्रैक करिए। यहां पे ये बोल रहा है ट्रैक कॉस्ट ऑफ क्वालिटी एंड रिड्यूस फेलियर कॉस्ट। नंबर डी कस्टमर सर्विस पे ध्यान दीजिए। एंड कस्टमर सर्विस आपको ये थोड़ा बहुत है ना, एक आइसबर्ग मॉडल आपको बताया गया था टीक्यूएम में, उससे पॉइंट्स मिलेगा। कस्टमर सर्विस में ये लोग बोल रहे हैं कि ऑन टाइम डिलीवरी दीजिए, डिलीवरी पूरा क्वांटिटी का दीजिए, ऐसा नहीं कि थोड़ा थोड़ा भेजेंगे। रिटर्न मत लीजिए, नॉट हैविंग प्रोडक्ट्स रिटर्न बिकॉज ऑफ पुअर क्वालिटी, डिलीवरी प्रोडक्ट ऑन द डेट्स रिक्वायर्ड। ये सब बेसिक चीजें हैं जिसके ऊपर जनरली बाकी सब ने ध्यान नहीं दिया। जैसे टीक्यूएम और जेआईटी में अगर फर्क बोलोगे तो टीक्यूएम ने फोकस किया सिर्फ कॉस्ट ऑफ क्वालिटी के ऊपर, एंड फॉर दैट उन्होंने बोला पूरा ऑर्गेनाइजेशन को पीछे पड़ना पड़ेगा। बट जेआईटी ने वो आइसबर्ग मॉडल का जो नीचे वाला पोर्शंस था उस पे भी वर्क किया, कस्टमर कंप्लेंट्स पे काम किया। जेआईटी ने सेटअप टाइम को रिड्यूस किया, जेआईटी ने ऑन टाइम डिलीवरी पे काम किया, जेआईटी वालों ने सारे ऑर्डर्स जब भी आते थे पूरा क्वांटिटी बना के डिलीवर करने की कोशिश किया, कभी कोई रिटर्न को एनकरेज नहीं किया। और ऑब्वियसली आइडियाज जनरेटेड के ऊपर भी रिवॉर्ड उन्होंने देना शुरू किया। ये आइडियाज जनरेटेड बाय एम्प्लॉइज ऑफ कोर्स। A JIT system works best when employees pitch in with hundreds of suggestions for improvements. ठीक है, नाउ इंटरेस्टिंगली परफॉर्मेंस मेजरमेंट जब अपने करते थे तो परफॉर्मेंस मतलब हम लोग बोलते हैं कितना कमाया, प्रॉफिट। बट यहां का जितना परफॉर्मेंस मेजरमेंट है, यू सी इट इज नॉट बेस्ड ऑन प्रॉफिट, इट इज ऑल नॉन फाइनेंशियल, विच लीड्स टू बेटर फाइनेंशियल्स इन लॉन्ग टर्म। तो जेआईटी का अगर आप परफॉर्मेंस मेजरमेंट का फोकस बोलोगे तो फोकस वाज ऑन नॉन फाइनेंशियल एरियाज, जिससे कि लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट इज ऑब्वियसली इंक्रीज इन फाइनेंशियल। Long term impact is automatically seen on financials.
long-term impact is automatically seen on financials. ठीक है, नेक्स्ट इज बैक फ्लशिंग इन अ JIT सिस्टम, जिसका बेसिकली कनेक्शन है वो अकाउंटिंग सिस्टम से, जो ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया है, ये क्लास में भी बताया गया है, ये आप SGC नोट से भी रेफर करेंगे, SGC नोट से भी रेफर करेंगे। अभी बैक फ्लश समझाया ना मैंने कि पूरा फिनिश्ड गुड्स बन जाएगा, फिर उसको स्कैन करेंगे तो पता चलेगा आपने कितना मटेरियल हमें डिलीवर किया है, और उसमें जो एडजस्टमेंट्स करना है वो करके पेमेंट कर देंगे। इसके 4 डिसएडवांटेजेस हैं। 4 डिसएडवांटेजेस हैं। नंबर 1, इसमें प्रोडक्शन रिपोर्टिंग ठीक से नहीं हुआ तो फंस जाएंगे आप। जैसे फिनिश गुड्स प्रोड्यूस का रिपोर्ट ठीक नहीं बन रहा है, इधर उधर इन्वेंट्री पड़ा रह गया जो रिपोर्ट में आया नहीं, तो सप्लायर के साथ धोखा हो जाएगा, सप्लायर आपके साथ अग्री नहीं करेगा। दूसरा, स्क्रैप रिपोर्टिंग अगर परफेक्ट नहीं हुआ तो आप समझ सकते हैं सप्लायर के साथ इनजस्टिस हो जाएगा। तीसरा, लॉट ट्रेसिंग। नाउ लॉट ट्रेसिंग इज अ कॉन्सेप्ट। तीसरा है लॉट ट्रेसिंग। नाउ व्हाट इज लॉट ट्रेसिंग? लॉट ट्रेसिंग इज अ कॉन्सेप्ट वेयर आप हर बैच प्रोडक्शन को एक नंबर दे देते, लॉट नंबर, जिससे कि अगर कल को आपको खबर मिला कि वो चीज गड़बड़ बन गई थी तो आपको पूरा लॉट रिकॉल करने का सुविधा मिलता है ना। गाड़ियों में बहुत कॉमन होता है, जैसे गाड़ी में इतना बड़ा असेंबली स्टेशन से बनते हुए आ रहा है, पता चला एक स्टेप ही ओमिट हो गया था, ऐसा हो जाता है कई बार। तो लॉट ट्रेसिंग अगर नहीं करते आप, गाड़ी में बैच नंबरिंग नहीं करते, तो आपको पता नहीं चलेगा किस किस गाड़ी में प्रॉब्लम है। तो जनरली क्या होता है, गाड़ियों में अगर एक स्टेप मिस हो जाता है तो बाद में कस्टमर सर्विस सेंटर पे कंप्लेन आते हैं, उन लोग उसको इतना सीरियसली लेते हैं कि दे एक्चुअली रिकॉल ऑल द कार्स सोल्ड विद दैट बैच नंबर। एंड अगर उसका कोई फैक्ट्री में प्रोडक्शन है या ऑलरेडी कोई प्रोसेस बना हुआ है तो उसको तुरंत सुधार देते। वो रिकॉल का कॉन्सेप्ट के लिए लॉट ट्रेसिंग बनाया गया है। एंड फोर्थ इज इन्वेंट्री एक्यूरेसी। अगर नहीं हुआ, इन्वेंट्री एक्यूरेसी रिपोर्टिंग नहीं हुआ, तो अगेन JIT का पूरा सिस्टम हिल जाएगा। नोबडी विल बी विलिंग टू वर्क विथ यू। सो इसका सोल्यूशन क्या है? व्हाट इज द सोल्यूशन? इसका सोल्यूशन क्या है? तो इन चारों को परफेक्ट करना है, लॉट ट्रेसिंग करना चाहिए, मतलब हर प्रोडक्ट के पीछे लॉट नंबर डाल देना चाहिए। यू शुड हैव अ लॉट नंबर, बैच कॉस्टिंग सिस्टम कॉन्सेप्ट। प्रोडक्शन रिपोर्टिंग परफेक्ट करने के लिए प्रोडक्शन स्टाफ को एडिक्वेटली ट्रेन करिए। आप उनको सिस्टम लाके दीजिए, सॉफ्टवेयर लाके दीजिए, जिससे कि वो लोग उसमें एरर ना कर पाए। इन्वेंट्री एक्यूरेसी के लिए आपको प्रोडक्शन स्टाफ या इन्वेंट्री मैनेजमेंट का जो टीम है उसको थोड़ा ट्रेन करके रखना है, जिससे कि वो लोग इन्वेंट्री रिपोर्टिंग में एरर ना करे। इसी का सारा बातचीत यहाँ पे दिया हुआ आप देखेंगे, प्रोडक्शन, स्क्रैप, लॉट ट्रेसिंग, इन्वेंट्री एक्यूरेसी। एंड देन इसी का सोल्यूशन बता रहा है कि यहाँ पे इसका सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन ऑफ अबव, moving a few reliable employees into these positions can provide immediate relief. Experience shift supervisor. So success of backflush system is directly related to company's willingness to invest in a well-paid, experienced and well-educated staff that undergoes little turnover.
ये क्राइटेरिया है, आप ऐसा बोल सकते हैं कि अगर बैक फ्लश सिस्टम सक्सेसफुली चलाना है तो यू शुड हैव दिस काइंड ऑफ प्रोडक्शन स्टाफ। फिर एक महिंद्रा एंड महिंद्रा का आपको केस स्टडी दिया हुआ है कि उन्होंने जेआईटी अपने नासिक प्लांट में लगा के दिन का 150 कार बनाना शुरू किया। केस स्टडी दिया हुआ है, और ये वीएसएस सर्विस इज केस स्टडी नंबर 2। दिस इज केस स्टडी नंबर 2। वीएसएस सर्विस एक बहुत बड़ा साउथ इंडिया का ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है जो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट और गुड्स ट्रांसपोर्ट में एंगेज्ड है। तो उन्होंने जेआईटी लगाकर अपने गुड्स ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस को इंप्रूव किया। फिर एक इलस्ट्रेशन दिया हुआ है यहाँ पे, इट इज सेम एज द वन दैट वी डन इन क्लास, सेम एज जेआईटी चैप्टर सम। सेम मतलब सिमिलर टू, not exactly same, I will say similar to JIT chapter sum of SJC MAT. Figures are changed, तो you should try it out. यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात बता देते हैं, यहाँ पे सिर्फ मुझे 2 सम पूरे मैट में ऐसे लगे जो हमारे पुराने मैट में नहीं थे, मतलब इंस्टीट्यूट ने कभी उसको नहीं पूछा था। उसके अलावा जितने सम्स इस बुक में हैं वो क्या तो आपके ओल्ड सिलेबस के एग्जाम में आए हुए हैं या आपके ऑलरेडी वो पीएम में हैं। मतलब मैंने शायद क्लास में नहीं लिया होगा क्योंकि वो सिमिलर सम क्लास में कराया हुआ है। जैसे एक सम आपको टीक्यूएम का मैंने पिछले दिन कराया था, तो वो सम आपका पास पेपर का क्वेश्चन है, अभी 2 टर्म पहले वो एग्जाम में आया हुआ है। तो आप ऐसा मत सोचिए कि नया मैट का प्रैक्टिकल सम है तो एकदम नया ही सम है, ऐसा कुछ भी नहीं। यहाँ पे कुछ भी नया नहीं। हाँ, थोड़ा बहुत ये सब जो केस स्टडी बीच बीच में डाला है ये नया है, ये पहले नहीं होता था। ऐसा जो पर्पल कलर में जो आ रहा है या आपका मैट में ग्रे कलर में जो आ रहा है शेड में, ये एक नया पोर्शन जरूर है। ये सेम सम किया हुआ है, हमारा सेविंग्स इन जेआईटी सिस्टम का पूरा सेम सम किया हुआ है, बस फिगर चेंज है, तो इसमें हम लोग को इन्वेस्ट नहीं करना समय। हाँ, ये कमेंट जरूर पढ़िएगा। कमेंट्स में अब जो कमेंट लिखने का तरीका है उसमें नॉन फाइनेंशियल इश्यूज को भी हम लोग हाईलाइट करते हैं। देन काइजन भी आपको सिखाया हुआ है दोस्तों। काइजन मतलब क्या होता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म? काई मतलब काई माने कंटिन्यूअस एंड जेन मतलब इम्प्रूवमेंट। तो ये तो बेसिक आपको पता ही है। और कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट के सजेशंस कहां से आएंगे? मोस्टली सजेस्टेड बाय एम्प्लॉइज, सजेस्टेड बाय एम्प्लॉइज। यही काइजन का असली मीनिंग है। बेसिकली काइजन ये बोलता है कि यू शुड बी कॉन्शियस अबाउट कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। यू कैन नॉट जस्ट लीव द थिंग्स today the way, maybe the best way you have produced, but tomorrow you have to again improve on it. It is saying that small incremental changes routinely applied and sustained over a long period result in significant improvements. This is the philosophy. अगर ये फिलॉसफी जिंदगी में उतारे तो जिंदगी भी धन्य हो जाए। सर कैसे? सर कुछ बताइए। जैसे मान लीजिए आप लोग बोलते हैं ना, हम लोग सर बहुत आलसी हैं, वी आर ट्रिमेंडसली लेजी। तो लेजीनेस इंप्रूव करने का उपाय है, मैंने पहले भी बताया था आपको थोड़ा सा, कि कम से कम अपना काम तो खुद करो। अपने लिए पानी खुद ले लो, अपने लिए कपड़े खुद निकालो, अपने लिए खाना खुद डाल लो। अपना काम बहुत ज्यादा बड़ा काम नहीं है, अपना काम खुद कर ले। अगर अपने आप को हम हेल्प कर ले, दैट इज स्मॉल सिग्निफिकेंट चेंज। इनसिग्निफिकेंट नहीं, इट्स अ स्मॉल सिग्निफिकेंट चेंज इफ रूटीनली अप्लाइड कैन एक्चुअली ब्रिंग अ ड्रास्टिक चेंज।
जैसे वो लोग बोलते हैं ना, फिटनेस के लिए एक्सरसाइज नहीं होता मेरे से, कैसे करे कैसे करे, कैसे भागे कैसे करे, मन तो बहुत करता है लेकिन टाइम नहीं मिलता। तो स्मॉल सिग्निफिकेंट चेंज कैन बी, सुबह बेड से उतरा और जैसे ही खड़ा हुआ वैसे ही 5 मिनट वहीं पे खड़े खड़े, फिर जो करना है कर लो। अरे नहाने का टाइम नहीं मिलता, नहाते नहाते कर लो। मेरे को एक डॉक्टर ने बोला जब ऐसे, तो मैं उनको भी यही बात बोला, आप मेरे वर्कलोड पे आके देखिए, सुबह आंख खुलता है तो बस लगता है भागे और रात को आते ही सो जाते हैं। तो वो सारा सिचुएशन को समझे, प्लस लेकिन सतीश आपको करना तो पड़ेगा ही, वरना तो चलेगा नहीं। तो क्या करे कैसे करे? तो आप पढ़ाते कैसे, बैठ के कि खड़े होके? खड़े होके, तो खड़े खड़े कर लो, वहां पे करो। उपाय नहीं है, दुनिया वाला जो सोचे करना तो पड़ेगा ही जीने के लिए। तो भाई मैं तो यही सोचता हूं कि चलो गाड़ी में बैठा हूं, थोड़ा प्राणायाम कर लेते हैं, डीप ब्रीदिंग तो करे कम से कम। और उतरते समय, जैसे घर से उतरते समय अगर हो तो फटाफट उतर जाए। स्मॉल सिग्निफिकेंट चेंज, मतलब एक होता है आराम से उतर रहे, एक होता है फटाफट उतर जाए, इतना सही तो वेरिएशन लाए। तो भाई मैंने तुरंत क्या किया ना, स्पोर्ट शू खरीद लिया कि डेली स्पोर्ट शू पहन के निकलते घर से चाहे कोई भी ऊपर यूनिफॉर्म और नीचे स्पोर्ट शूज है, कि इस बहाने क्या पता कब मूड चेंज हो जाए मेरा। मन तो ये करता है कि पूरा जॉगिंग ड्रेस ही पहन के निकले कि यहीं पे इतना बड़ा गैलरी है, यहीं पे भागे, लेकिन उतना परिवर्तन ला नहीं पाए कि नहीं ये फॉर्मल ड्रेस तो रहने दो, रिकॉर्डिंग वगैरह होता है, बट स्पोर्ट शू पहन लो, क्या दिखता है। तो कभी भी मन किया ना फटाफट चलना शुरू, तो थोड़ा वॉकिंग हो जाता है, थोड़ा सा फिटनेस लगता है। स्मॉल सिग्निफिकेंट चेंज इफ अप्लाइड कंटिन्यूअसली कैन रियली ब्रिंग अ ड्रास्टिक चेंज। इसका मैं एक एग्जांपल पहले भी आपको कभी दिया हूं कि नहीं मुझे याद नहीं है। मैं अक्सर ये एक एक्सेल का कैलकुलेशन है, मैथ्स का कैलकुलेशन है, उससे दिया करता था। यहाँ पे आता है क्या कैलकुलेटर? You see this calculator, say every day we are giving 99% effort to ourselves in order to live our life. Not 100% we know. We don't give 100%, we give 99%, say. So 0.99 every day. It is there to the power into every day चल रहा है ना 365 should give me result. So my annual result is compounded as 99% every day दे रहे, 0.99 365 days रिजल्ट देखिए 2%। इमेजिन, आप सोचते 99% दिया और क्या दे, बट 365 दिन देने के बाद वो बन जाता है क्या, 2%। तो इनपुट आउटपुट रेशियो समझ रहे हैं आप, कितना मेहनत करते तो कितना नतीजा आता है। तो कोई ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट अगर आप चाहते हो कि 2% 0.02 जो है उसको ड्रास्टिकली हम इंप्रूव करें, तो यू डोंट नीड टू चेंज द entire thing altogether. What you can do is Kaizen. Kaizen is a small change in every day's affair. And small change is say 1.1, 0.99 से 1.01, 1 क्यों जाते, 2% एक्स्ट्रा। Can you imagine what can be the result? 1.01, ज्यादा नहीं मांगा, सिर्फ 2%, बट एवरी डे to the power 365. Simple maths. See the result? 37 times
कहां 0.02 पे बैठे थे, 1 भी नहीं था, 0.02 मींस 1 भी नहीं था, 1 की जगह 37 आ गया, तो लीप कितना बड़ा हो गया। बट दैट हैपेंड व्हेन यू इंप्रूव्ड 2% एवरी डे। तो दैट्स व्हाट काइजन इज अबाउट। काइजन फिलोसॉफी इसी चीज को सिखा रहा है कि इफ यू इंप्रूव लिटिल बिट ऑल्सो टुडे देन यस्टरडे, little bit, one extra thing if you can do which you wish to do, together when it accumulates it really becomes a big thing one day. Small incremental changes routinely applied and sustained over a long period result in significant improvements. This is the philosophy behind Kaizen. तो ये सबको अपनी जिंदगी में उतार लेना चाहिए। हल्का सा कुछ परिवर्तन अपने आप में हर दिन लाइए, आज से मैं ये गलत काम ऐसे नहीं करूंगा, और उसको सस्टेन करिए। हम लोग ये नहीं बोल रहे चलिए कि आप हर रोज बदलाव लाइए, चलिए हफ्ता में एक लाइए, महीना में एक लाइए, बॉस के साल में तो एक लाइए। तो उसका भी इकट्ठा होके 10 साल बाद कुछ तो नतीजा बनेगा ही। एक दिन में परिवर्तन नहीं आता है। काइजन के से आगे निकलते हैं तो काइजन में काइजन कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स आ रहे हैं। इट सीक्स ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट्स इन द एग्जिस्टिंग सोल्यूशन, ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट्स इन द एग्जिस्टिंग सिचुएशन एट एन एक्सेप्टेबल कॉस्ट। हल्का सा चेंज, नॉट वी आर नॉट सेइंग द चेंज हैज टू बी अ ड्रास्टिक और ड्रामेटिक इंस्टेंटली। इट encourages collective decision making and application of knowledge. There are no limits set to the level of improvements that can be implemented. Kaizen involves setting standards. देखिए एक point, setting standards and then continuously improving these standards. मतलब ऐसा नहीं कि स्टैंडर्ड को बना के छोड़ देना है। You have to change standards periodically. Change standards periodically. If you continue with the same standards, that means you're not improving. And of course, 7 waste should get reduced by continuous improvement. Okay, and involve all employees and all areas of business. This is most important point of Kaizen, that it should come with the employees, not only from you. Okay. This example you can read, case study is there. Here I don't have any role. मतलब मुझे इतना attractive नहीं लगा example भी। ये एग्जाम्पल डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट था। ये MIL, ये भी एग्जाम में आया हुआ है आपके, मतलब दिस MIL हैज ऑलरेडी बीन एन एग्जाम क्वेश्चन, RTP MTP में भी घुसा हुआ है। आप लोगों की बुक में ही नहीं है, पीछे है बोल रहे हैं। वो थोड़ा बहुत मैंने बोला ना, बुक्स हर दिन चेंज हो रहा है। मैंने जो डाउनलोड किया, मैं जिससे पढ़ा और आपको जो मिला वो थोड़ा सा अलग है, 1-2 पेज का हेर फेर है। अच्छा, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इलस्ट्रेशन इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट काइजन वर्सेस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। काइजन कॉस्टिंग वर्सेस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो मैं एक ब्रीफ सिनॉप्सिस आपको बता देता हूं। काइजन में यू राइट नंबर 1, सेट स्मॉल स्टैंडर्ड्स एंड इंप्रूव स्टैंडर्ड्स कंटिन्यूअसली। PwC में हमारे कुछ फ्रेंड्स काम करते हैं, उन लोगों ने एक फिटनेस ड्राइव अपने आप में चालू किया। कैसे? एक ऐप बताया उसने जो स्टेप्स काउंट करता है, कितना स्टेप आपने वॉक किया। तो उस ऐप का फायदा क्या है कि उस ऐप में, वो शायद एप्पल का ही फिटनेस ऐप है बेसिकली। एप्पल, सबके पास एप्पल फोन्स है वहां पे। तो उन्होंने क्या किया, वो ऐप अपने फोन में रखा हुआ है,
और वो ऐप ऑफलाइन भी डेटा लेते रहता है, मतलब आप वो फोन लेके चलते रहिए, वो स्टेप्स काउंट कर रहा है और बता रहे कितना किलोमीटर आपने वॉक किया। तो उन्होंने कंपटीशन बना रखा अपने आप में। जैसे फिर डेटा से वो ऐप कनेक्ट होता है, वो सारा डेटा को सिंक कर लेता है, ग्रुप बनाया हुआ है और उसमें हर मेंबर ने कितना वॉक किया है, तो जो लॉन्गेस्ट वॉकर है उसको ये लोग आपस में ट्रीट देते हैं। विद इन द एम्प्लॉइज अपना चल रहा है इनका। जो ज्यादा वॉक कर रहा है, जो मतलब वो ज्यादा फिटनेस पे ध्यान दे रहा है, तो ऑब्वियसली वो ज्यादा अपने बारे में कॉन्शियस है, दूसरों के लिए एग्जाम्पल बन रहा है, अपने आप में ट्रीट का सिस्टम बना रखे। शुरू करना चाहिए आप लोगों को ये सब। वो लोग अभी कर, इतना दिन के बाद करें, आप लोग तो अभी कर सकते हैं। बचपन में ना एक यहाँ पे गेम खेलते थे स्कूल में, दाग लगा के चाहते थे एक तो डॉट नहीं होने से पेनल्टी देना पड़ेगा। तो रोज सुबह उठ के नींद से पहले दाग मारते थे, या नहा के आके पहले जैसे टीका लगाते पूजा करते वैसे वहां पे दाग मार के जाना। आज बोले क्या कर रही है? अरे आपको नहीं पता मम्मी या क्या है, आज पूरा इज्जत चला जाएगा वरना जाना ही होगा। तो बस ब्रेक जैसे ही फ्रेंड लोग मिलेंगे, ब्रेक में पहले दाग मलेंगे। हाँ जॉली, वैसे ही आप लोगों को करना चाहिए फिटनेस ड्राइव। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में जब आते हैं तो इट इज सेटिंग लॉन्ग टर्म स्टैंडर्ड्स, लॉन्ग टर्म स्टेबल स्टैंडर्ड्स, जिसको बदलते नहीं टाइम टू टाइम। अनटिल अनलेस कोई पूरा प्रोडक्ट लाइन ही चेंज हो रहा है, हम लोग बदलना नहीं चाहते स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के स्टैंडर्ड्स को। नंबर 2, इधर फोकस इज ऑन कॉस्ट रिडक्शन। यहां सोचते हैं कि कैसे और कॉस्ट रिड्यूस हो जाए, तो स्टैंडर्ड को छेड़छाड़ करना पड़ता है। बट इधर फोकस इज ऑन कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट कंट्रोल मतलब कि जो सोचा उसके इर्द गिर्द ही काम हो, एक्स्ट्रा ना लगे। कॉस्ट कंट्रोल मीन्स यू हैव टू मेंटेन द स्टैंडर्ड, कॉस्ट रिडक्शन मीन्स यू विल रिड्यूस द स्टैंडर्ड। थर्ड इज एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन इज मस्ट। और यहां पे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में वी डोंट टेक एनी एम्प्लॉय डिसीजंस, नो एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन। Standard costing is, you can say, it is traditional way of improvement. Standard costing is quite traditional, बहुत पुराना पढ़ाई है ये। But Kaizen is your latest modern thinking. जैसे कभी खुशी कभी गम में थे ना हमारे अमिताभ बच्चन जी, कह दिया ना, बस कह दिया। ट्रेडिशनल स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ठीक है। यही पूरा यहां पे दोस्तों डिस्कस किया जा रहा है केस स्टडी में, ABC बोल के, जिसको मैंने समराइज करके आपको पढ़ा दिया। आप ऐसा समझ लीजिए, अब आपका काम है ये रीड करके खत्म करना। आपका एफर्ट वापस है, मेरे से आप लिवरेज ले रहे हो, समय कम हो रहा है, जीरो नहीं हो रहा है आपका समय जीरो नहीं हो सकता कभी भी। देन 5S तो काफी बार पढ़ लिया हम लोग। आगे बढ़े, ये JIT में पढ़ाया ही था मैंने। 5S ऑफ JIT, सॉर्ट करो, सस्टेन करो, स्टैंडर्डाइज करो, शाइन चमका के रखो, और सेट इन ऑर्डर। अब इसका एक इंटरेस्टिंग पार्ट यहां पे जो दिया हुआ है वो केस स्टडी है, एप्लीकेशन ऑफ 5S इन वेब बेस्ड ऐप। मिला? दिस इज आई थिंक अ न्यू थिंग दैट यू शुड नो, जिसमें बोल रहा है 5S से अगर एक कंपनी को अपना वेब बेस्ड ऐप बनाना है तो कैसे बनाएगा। तो इसमें जैसे 5S में मैंने आपको सिखाया था कि क्या चीज सजा रहे हैं हम लोग, किस चीज के लिए था वो 5S, हाउ टू ऑर्गेनाइज व्हाट, टूल्स। बट वेब बेस्ड ऐप में नाउ देयर इज वेब टूल्स। ऐप के जो फीचर्स होते हैं ना, वो तो वेब टूल्स ही है। तो वो वेब टूल्स को किस तरह से 5S में सजाना है, तो सॉर्ट करके रखो, मतलब जो काम के आने वाले टूल्स हैं उसको
लाइन बाय लाइन अरेंज करके रखो। सॉर्ट करो मतलब अननेसेसरी एलिमेंट्स को हटा दो। सॉर्ट करो मतलब अननेसेसरी को हटा दो। ओनली एसेंशियल थिंग्स को रखो। सेट इन ऑर्डर मतलब जो पहले यूज होता है या जो ज्यादा यूज होता है उसको पहले रखो, जो कम यूज होता है उसको बाद में रखो, है ना। शाइन मतलब आप उसका डीबग करते रहो, कोई एरर आ रहा है तो हटाते रहो। आप शाइन कराओ मतलब उसमें ये बोलना भी चाह रहे हैं कि लुक, उसका ग्राफ अपीयरेंस, ग्राफिक्स अच्छा रखो, रीडेबल रखो उसको। स्टैंडर्डाइज मतलब आप स्टैंडर्ड कोडिंग के थ्रू उसको बनवाइए। कीपिंग द कोड यूज्ड फॉर प्रेजेंटेशन, कंटेंट क्लियरली सेपरेटेड। ये अच्छा, यहाँ पे क्या है, यूजिंग प्रॉपर सिमेंटिक वर्क। सिमेंटिक मार्कअप क्या होता है पता है क्या? सिमेंटिक मतलब सिमेंटिक नहीं, सिमेंटिक मतलब होता है जैसा दूसरे सोचते हैं, यूजर्स सोचते हैं। इसको यूजर एक्सपीरियंस भी बोलते हैं। जैसा यूजर्स सोचते हैं, जैसा यूजर्स उसके सोचते हैं, यूजर्स उसके बारे में जैसा सोचते हैं, जैसा यूजर्स सोचते हैं। ठीक है। और जो करो उसको सस्टेन करो। ये सिमेंटिक इज लाइक बोलते हैं ना, दूसरों के कदम पे जाके सोचना। स्टेपिंग इनटू समवन एल्स शूज एंड थिंक कि हमने ऐसा बना दिया बट सामने वाला कैसा परसीव कर रहा है, दैट इज सिमेंटिक। चाइनीज विस्पर खेले? चाइनीज विस्पर, कान में खुशबुश, कुछ एक वर्ड बोलेंगे और लास्ट में निकलेगा खुशबुश। अगर आप एक वर्ड बोल दीजिए लोटस, तो लास्ट तक जब वो पहुंच के बोलेंगे, इसके कान में बोले लोटस, उसको क्या समझ में आया पता नहीं, वो कुछ और बोल देगा, वो कुछ और बोल देगा, वो कुछ और बोल देगा। लास्ट वाले से पूछो क्या बोला, तो बोले खुशबुश। वो समझ नहीं आया क्या बोला, वो वर्ड इतना डाइल्यूट हो जाता है। तो उसी तरह से ध्यान से, उसी तरह से ये जो दूसरे समझ रहे हैं इसको ही बोलते हैं सिमेंटिक डिस्टॉर्शन। दूसरा जो समझ रहे हैं वो डिस्टॉर्ट हो गया, सिमेंटिक डिस्टॉर्शन। अब डिस्टॉर्ट नहीं होने देना चाहिए, इसलिए ऐसा वेब बेस बने। वेब बेस ऐसा बनना चाहिए जिसमें सिमेंटिक डिस्टॉर्शन ना हो। यही पॉइंट यहां पे रेज कर रहा है स्टैंडर्डाइज वाले में। नेक्स्ट आ रहा है टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। या लेट्स टेक अ ब्रेक, इसमें टाइम भी लगेगा।